नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। दोस्तों, कल हमने बात करी थी चंबल परियोजना के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियो ज़रूर ही ज्ञानप्रद लगा होगा और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी रहेगा। उसी कड़ी में अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के लिए एक तरह से जीवनदायिनी नहर परियोजना हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जिस पश्चिमी राजस्थान में 1950 से पहले बिल्कुल भी वनस्पति नहीं के बराबर वनस्पति थी, अब चूंकि वनस्पति ही नहीं थी तो वहाँ पर जनजीवन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहाँ पर जब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना आई है, तब से न केवल वनस्पति अपितु वहाँ पर फसलें लहला रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर अब जनजीवन और शहर भी बसने लगे हैं। तो आज हम उसी परियोजना के बारे में बातें कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जिसका मूल उद्देश्य राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जल प्रदान कर एक कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना है। गंग नहर के निर्माण से यह स्पष्ट हो चुका था कि यदि राज्य की मरुभूमि को जल उपलब्ध करा दिया जाए तो वह सोना उगलने लगती है। सोने से तात्पर्य है कि यह भी फसलें दे सकती है। और इस तथ्य को आज इस प्रदेश पर सत्य साबित हो चुका है। जहाँ जहाँ नहर का पानी पहुँच रहा है, वहाँ वहाँ कृषि एवं अन्य आर्थिक विकास को नई दिशा मिल रही है। जनसंख्या बसाव हो रहा है, नए अधिवास बन रहे हैं, मंडियाँ विकसित हो रही हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे प्रारंभ में नाम दिया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, राजस्थान नहर, यह अपने आकार, विस्तार, सिंचाई क्षमता और क्षेत्रीय विकास में योगदान की दृष्टि से विश्व की वृहद परियोजनाओं की श्रेणी में आता है, जिसे अगर हम मरु गंगा भी कहें। जिस प्रकार से भारत में गंगा नदी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में इस नहर परियोजना को हम गंगा का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो इसको हम अगर मरु गंगा भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात करते हैं इस परियोजना की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे इसका आइडिया आया दिमाग में कि यहाँ पर एक नहर परियोजना बनाई जाए। तो वर्तमान योजना के जो प्रारंभिक विचार थे, उसका सूत्रपात हुआ 1927 में, जब गंग नहर का निर्माण और उसकी सफलता हुई। इस योजना को शुरू करने का जो इंजीनियर था शुरुआती, वो था श्री कंवर सेन। उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट बनाई, जो रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत की गई। और वो रिपोर्ट ये थी कि सतलज नदी पर एक बैराज बनाया जाए, जो बाद में बना भी, जिसका नाम है हैरी के बैराज। उससे सिंचाई के लिए नहर निकाली जाए। चूँकि सतलज और व्यास नदियाँ, आप जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब सिंधु नदी का जल बंटवारा हुआ था 1960 में, तो उसमें पहले ही ये बता दिया गया था कि व्यास और सतलज का पानी किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा। अब भारत को इसका उपयोग करने के लिए ज़रूरी था कि इस पर बांध बनाए जाए और इस बांध से नहरें निकाली जाएं, क्योंकि अगर बांध नहीं बनाया जाएगा तो ये सारा का सारा पानी अनावश्यक रूप से पाकिस्तान में बह जाएगा, जिस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं था। तो भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 में हैरी के बैराज का निर्माण फिरोजपुर, पंजाब में जो स्थित है, के निकट सतलज और व्यास नदियों का जो संगम है, वहाँ पर इसका निर्माण किया गया और वहाँ से यह नहर निकाली गई। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर, जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की गई, जिस पर लगभग 66 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान शुरुआत में लगाया गया था। इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार किया और योजना के संपूर्ण प्रारूप को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 1958 को उस समय के गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत, तो उन्होंने इसके निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। अब देखिए ये योजना किस प्रकार से आगे बढ़ती है, उसको बारे में आपको मैं बताऊं।
जो उसका उसमें नाम राजस्थान नहर था, जिसको अभी हम इंदिरा गांधी नहर बोल रहे हैं, इसको हरिके बैराज से निकाला गया, जो सतलुज व्यास नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इस नहर के दो मुख्य भाग हैं, एक तो राजस्थान फीडर और दूसरा है द्वितीय मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर लंबी है, जो 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा राज्यों में है, वहीं 35 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। इस फीडर का निर्माण जल आपूर्ति हेतु ही किया गया है, अर्थात इससे सिंचाई का कार्य नहीं किया जाता है। अब जो दूसरा भाग है, जिसको हम मुख्य नहर के नाम से जानते हैं, जिसकी प्रारंभ में तो लंबाई जो थी वो मात्र कम ही थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया। प्रारंभ में लंबाई इसकी 445 किलोमीटर थी और ये जैसलमेर के रामगढ़ तक ही प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका प्रस्ताव जो है वो बाड़मेर के गडरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव है और अब इसकी लंबाई 649 किलोमीटर कर दी गई है। अब इसकी कुल वितरिकाओं की लंबाई अगर हम बात करें तो 6500 किलोमीटर लंबी इसकी कुल वितरिकाएं हैं। वितरिकाएं मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि नहर से जो छोटी छोटी मुख्य नहर से जो उप नहरें निकाली जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? वितरिका बोला जाता है। यद्यपि नहर का निर्माण कार्य द्रुत गति से प्रारंभ हुआ और पर्याप्त प्रगति भी हुई, लेकिन 66 करोड़ रुपए की जो योजना बनी थी वो वास्तव में 66 करोड़ में बन नहीं पाई और कहीं ज़्यादा 2166 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए गए। तो इस तरह से हमने बात करी, इसकी शुरुआत की। अब हम बात कर लेते हैं कि इस नहर का निर्माण और इस नहर पर बनाई गई लिफ्ट नहरें कौन सी, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो सबसे अधिक प्रश्न पूछते हैं वो इसकी लिफ्ट नहरों पर ही पूछे जाते रहे हैं। तो अतः मैं आपको लिफ्ट नहरों के बारे में अवश्य बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसकी जो प्रथम चरण है, जिसको हमने नाम दिया था, अभी हमने बात करी थी कि इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रथम राजस्थान फीडर और दूसरा मुख्य नहर। तो हम पहले राजस्थान फीडर की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबा फीडर, जो 189 किलोमीटर अभी हमने बात करी कि ये पंजाब में स्थित है, पंजाब में 169 किलोमीटर और बाकी का 35 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो इस जो प्रथम चरण जो था इसमें केवल पेयजल के लिए ही काम किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रथम चरण में जो राजस्थान फीडर के साथ साथ जो राजस्थान की मुख्य नहर का काम किया गया उसमें एक जलोत्थान, जिसको हम लिफ्ट नहर बोलते हैं, उसका निर्माण भी किया गया और उसका नाम था लूणकरणसर बीकानेर जलोत्थान, और बाद में उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया कंवरसेन जलोत्थान नहर। तो ये लूणकरणसर और बीकानेर के लिए थी और उसका नाम कर दिया गया कंवरसेन जलोत्थान नहर। इसी तरह से दूसरे चरण में जब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तब इसमें अनेक लिफ्ट नहरों का निर्माण कार्य किया गया और उसी के अंतर्गत जो अब इसका पानी है वो जैसलमेर ज़िले के मोहनगढ़ तक पहुंचा दिया गया है। दूसरे चरण में जैसलमेर ज़िले में इसकी दो शाखाएं हैं, एक सागरमल गोपा शाखा और दूसरी है शहीद बीरबल शाखा। तो आप विद्यार्थियों उसको याद रखने का कि जैसलमेर ज़िले में इसकी नहर की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक सागरमल गोपा शाखा और दूसरी शहीद बीरबल शाखा। अभी एक लिफ्ट नहर की बात मैंने कर ली कंवरसेन जलोत्थान की, इसके अलावा 6 और जलोत्थान योजनाएं, जलोत्थान हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको लिफ्ट नहर हम कह सकते हैं। वो 6 हैं, नोहर शाहवा, गजनेर, कोलायत, फलोदी, पोकरण और बांगड़सर। अब इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो इनका नाम मैं परिवर्तित नाम भी आपको बता दूं। कोलायत लिफ्ट नहर जो है उसका नाम अब कर दिया गया है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। ऐसे ही फलोदी लिफ्ट नहर का नाम है गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर। इसी तरह हमने पहले बात करी ली कि बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नाम कंवरसेन लिफ्ट नहर कर दिया गया था। पोकरण लिफ्ट नहर का नाम जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। बांगड़सर लिफ्ट नहर जो है उसको वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से पहचाना जाता है। इसी तरह गजनेर लिफ्ट नहर जो है उसको पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से पहचाना जाता है। ठीक ऐसे ही जो नोहर शाहवा लिफ्ट नहर है उसको चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के नाम से पहचाना जा रहा है। तो इस तरह से इसमें कुल मिलाकर के 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसकी बात मैंने आपको बता ही दी है कि 7 लिफ्ट नहर हैं उनके नाम अब परिवर्तित भी कर दिए गए हैं। 2 इसकी जैसलमेर में शाखाएं होती हैं, उसका नाम मैंने बता दिया है। अब हम जो इससे लाभ प्राप्त होता है इस परियोजना से, हमें राजस्थान को, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान को किस तरह से लाभ प्राप्त हुआ उसकी हम बातें कर लेते हैं। तो शुरुआत में तो ये सिंचाई परियोजना के रूप में ही इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष
अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, उन सब की ही बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिंचित क्षेत्र का विस्तार की हम बात करेंगे, क्योंकि सिंचाई के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। तो इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। यह लाभ बाड़मेर और चूरू जिलों को भी कुछ मात्रा में, सीमित मात्रा में प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में अभी तक 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई शुरू नहीं हुई है। वर्तमान में केवल 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की जा रही है, लेकिन लक्ष्य यह है कि इसको 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार किया जाएगा। तो एक लाभ जो सबसे मुख्य था वो मैंने आपको बताया, सिंचित क्षेत्र में विस्तार का। दूसरा लाभ इसमें हुआ है कृषि उत्पादन में वृद्धि। इस योजना से लगभग 37 लाख टन वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसमें खाद्यान्न, तिलहन और अन्य व्यापारिक एवं बागानी कृषि फसलें प्रमुख हैं। वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का सिंचित क्षेत्र पर्याप्त कृषि उत्पादन कर रहा है, तथा बीकानेर में भी जहाँ जहाँ पर पानी पहुँचा है, कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है। तो ये 3 जिले तो इसमें कृषि उत्पादन में अब बहुत आगे निकल चुके हैं, और जैसे जैसे पानी की मात्रा इसमें बढ़ रही है, या जिस प्रकार से पानी हमें पंजाब से मिल रहा है, वैसे वैसे हम इसके आगे भी बढ़ोतरी करेंगे। अगला इसका लाभ है पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल की सुलभता। अब वहाँ पर रहने वाले निवासी या मवेशी जो भी हैं, पशु पक्षी, उन सबको न केवल पेयजल मिल रहा है, बल्कि वहाँ पर अगर कोई उद्योग धंधा भी स्थापित किया गया है तो उसके लिए भी अब मीठे जल की व्यवस्था हो सकती है। तो इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जल अनेक नगरों एवं ग्रामों में जल आपूर्ति कर रहा है। इसके द्वारा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर नगरों के साथ साथ इस क्षेत्र के गांवों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। 150 गांवों का पेयजल हेतु चयन किया जा चुका है। इसी प्रकार इस प्रदेश के उद्योगों की भी जल की आपूर्ति हो रही है, और अगर भविष्य में भी कोई उद्योगपति इस क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहे तो निश्चित रूप से यह नहर जो है वो इसके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अगला जो लाभ है, जो भारत सरकार के दिमाग में शुरुआत में ही था, वो है वृक्षारोपण एवं मरुस्थल विस्तार पर रोक। इस नहर से निस्संदेह इस संपूर्ण प्रदेश में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया है। वर्तमान में भी नहरों के किनारों, खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी प्रकार क्रमबद्ध रूप में वृक्षों की कतारें लगाकर हरित पट्टिका, जिसको हम ग्रीन बेल्ट बोल सकते हैं, का विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जरूर सुना होगा इन दिनों अखबारों में जब कभी भी बारिश होती है तो आप सुनते हैं कि जिस मरुस्थल में वर्षों तक पानी नहीं बरसता था, उस मरुस्थल में अब कभी कभी अतिवृष्टि भी हो जाती है। और हमारे जो जलवायु वैज्ञानिक हैं वो इस बात पर शोध करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक मरुस्थल में बारिश शुरू हुई है इन पिछले 10, 20, 30 सालों में। तो इसका कारण आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि इसका एक रीज़न जो है वो इंदिरा गांधी नहर योजना भी है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि इस योजना के आने के बाद वहाँ पर हरियाली बढ़ी है, वहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ी है, तो बारिश की मात्रा भी उस क्षेत्र में अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जो भारत सरकार की ये योजना थी कि यहाँ पर हरित बेल्ट का निर्माण करेंगे, ताकि मरुस्थल जो तेज़ गति से पश्चिम से पूर्व की ओर भारत में बढ़ रहा था, राजस्थान में बढ़ रहा था, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए भारत ने इस नहरी परियोजना को साकार रूप दिया था, मूर्त रूप दिया था, और कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली है। अगला जो इसका लाभ है मैं आपको बता दूं, वह है चारागाह विकास एवं पशुपालन में वृद्धि। जल उपलब्धि से कुछ क्षेत्रों, विशेषकर जहां कम पानी उपलब्ध हो, चारागाहों का विकास किया जा सकेगा। मरुस्थलीय प्रदेश अपनी पशु संपदा हेतु प्रसिद्ध हैं। इन्हें व्यापारिक स्तर पर चलाने में चारागाहों का विकास सहायक हो रहा है। जल उपलब्ध होने से यहाँ से पशुओं का पलायन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और भविष्य में निश्चित रूप से यह समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं विद्यार्थियों कि पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर आज से 50 साल पहले मीठा पेयजल जिसको हम कहते हैं नहीं उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर जो कमाई का साधन था वो एकमात्र था, वो था पशुपालन। क्योंकि वहाँ पर बहुत कम मात्रा में जो आप कहें बारिश होती थी, और वो इतनी कम या इतनी अपर्याप्त बारिश होती थी
कि उस बारिश से केवल पशुपालन ही किया जा सकता था, और वो भी व्यापारिक स्तर का पशुपालन नहीं हो सकता था। तो अब देखिए किस तरह से उस क्षेत्र के दिन फिर गए हैं कि वहाँ पर इतना अधिक इस नहर परियोजना के आने के बाद पानी मिल गया है कि वहाँ पर न केवल फसल बल्कि व्यापारिक पशुपालन भी अब वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। अगला जो लाभ है वो है अकाल पर रोक। यह प्रदेश नियमित रूप से अकाल के चपेट में आता रहता था। पानी उपलब्ध होने से अब यहाँ पर अकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अकाल आप जानते हैं विद्यार्थियों की न केवल पश्चिमी राजस्थान की ही बल्कि पूरे राजस्थान की ही एक समस्या रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो या तो होती ही नहीं है, और होती है तो नियमित रूप से नहीं होती है, तो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचता रहता है। अब जबकि इस प्रकार की नहर परियोजनाएं आई हैं, भले ही अन्य नहर परियोजनाएं भी हमारे भारत में हैं, केवल यही नहीं, हमारे राजस्थान में भी और परियोजनाएं हैं, लेकिन ये जो नहर परियोजना और राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना होने के कारण राजस्थान में आने वाले अकालों पर रोक लगाने में यह सहायक सिद्ध हो रही है, और जिस प्रकार से हमें जल मिलेगा यह सहायक सिद्ध होगी। अगला जो लाभ है वो है जनसंख्या बसाव एवं अधिवासों का निर्माण। कृषि, पशुपालन एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं से इस प्रदेश में नगर, मंडी आप सुने हैं, यहाँ पर अनेक मंडियाँ जैसे घड़साना मंडी, रावला मंडी, अनूपगढ़ मंडी, खाजूवाला मंडी, और भी वो कई नाम आप इसमें ले सकते हैं, विकसित हुई हैं। कस्बे तथा ग्रामों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। जहाँ दूर दूर तक जनसंख्या निवास नहीं करती थी, वहाँ अब विविध श्रेणियों के अधिवास विकसित हो रहे हैं। अब इस क्षेत्र में भूमिहीन किसानों, सैनिकों, व्यापारियों, अनुसूचित जाति और जनजाति आदि के लोगों को लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित सरकारी स्तर पर की जा चुकी है। तो निश्चित रूप से जब वहाँ पर मनुष्य की बसावट होगी तो अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी अपने आप होने लग रही हैं, और भी भविष्य में होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ इसमें हैं, जिसका हम जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हमारा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो के कुछ आप जानते हैं कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो हम उसको शॉर्ट में बात कर लेते हैं। एक जो लाभ है वो है मत्स्य उत्पादन भी इस नहर से हो रहा है। इसी तरह से परिवहन का विकास हुआ है। आप जानते हैं कि नहरों के द्वारा भी हम परिवहन कर सकते हैं। औद्योगिक विकास यहाँ पर बढ़ रहा है। पर्यटन का विकास हो रहा है। नहर और हरियाली होने से पर्यटक इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि नहरों पर छोटे छोटे टरबाइन लगाकर और नहर के पानी के साथ साथ वो घूमते रहते हैं और जल विद्युत पैदा हल्के स्तर पर की जा सकती है। इसी तरह से खनिज विद्वहन का कार्य बढ़ गया है, क्योंकि अन्य जो संसाधन बढ़े हैं तो निश्चित रूप से खनिजों का विद्वहन भी यहाँ पर किया जा सकता है। इन सब कारणों से यहाँ पर रोजगार के अवसरों में भी निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने देखा कि इस योजना से कई लाभ हमें मिले। इस योजना हेतु अनेक विश्व संगठन जैसे विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम से भी सहायता उपलब्ध हो रही है। कमांड क्षेत्र विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष से पर्याप्त सहायता यहाँ पर मिल रही है। वृक्षारोपण, बालू का स्तूप स्थिरीकरण, नहरों में रेत जाने पर रोक लगाने हेतु कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र का समुचित विकास, पेयजल योजनाओं आदि की अनेक एजेंसियां सहायता प्रदान कर रही हैं। वास्तव में इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रख रही है। इससे जहां आर्थिक विकास हो रहा है, वहीं इस प्रदेश की पारिस्थितिकी में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि विकास एवं पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से हमने विद्यार्थियों जाना कि इस नहर परियोजना से हमें कितने लाभ मिले हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्या लाभ ही लाभ मिले हैं या कोई नुकसान भी हुआ है। तो निश्चित रूप से इस परियोजना से कुछ नुकसान भी अवश्य हुए हैं। मैं आपको बता दूं, नुकसान जो सबसे बड़ा हुआ है वो यहाँ पर एक सेम की समस्या उभर करके आई है। अत्यधिक जल भराव की समस्या के कारण क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर खनिज घुले हुए होते हैं वो पानी के साथ घुल करके ज़मीन की सतह के ऊपर आकर के सूख जाते हैं और वो एक सफ़ेद पट्टी का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेम की समस्या। तो इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर अत्यधिक पानी भराव की समस्या है वहाँ पर सेम की समस्या उभर करके आई है।
वहीं एक दूसरी समस्या जो पंजाब और हरियाणा में हुआ करती थी वो अब इस क्षेत्र में भी निकल करके आ रही है, और वो है कि यहाँ पर अत्यधिक रसायनों का उपयोग हो रहा है, और रसायनों के उपयोग से लोगों में कैंसर और इसी प्रकार के अन्य रोगों का प्रसार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने की और सरकार की ध्यान दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। तो आज के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।